हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स। और फिजिक्स का हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है सरल रेखा में गति। आज का ये वीडियो मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हम केवल इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है आपेक्षिक वेग, जिसे हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। तो आपेक्षिक वेग क्या होता है, इसको सरल तरीके से, सरल शब्दों में आसानी तरीके से समझने का हम प्रयास करेंगे। मैं यही कहूँगा कि मैं आपको आसान जितना हो सकेगा उतना आसानी से हम बताने का प्रयास करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ये इस पर प्रत्येक क्वेश्चन मतलब एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है। और ये क्वेश्चन इतना मतलब आपेक्षिक वेग इतना हार्ड होता है, लोग मतलब स्टूडेंट को इतना हार्ड लगता है ना कि वो समझ नहीं पाते। बट हम इजी से लेकर हार्ड तक कैसे प्रोसेस है सब हम बताएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज यहाँ पे देख सकते हैं सरल रेखा में गति चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे हम जानेंगे आपेक्षिक वेग क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, मैं यहाँ पे कहूँ आपेक्षिक का मतलब क्या होता है। आपेक्षिक का मतलब होता है ना, किसी एक वस्तु की तुलना दूसरे के सापेक्ष किया जाए, उसी को आपेक्षिक कहते हैं जी। जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन थे, उनका एक सिद्धांत था, उन्होंने ये हमें कहा था ना कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं जिसकी हम गणना कर रहे हैं, सब कुछ क्या है, सब कुछ क्या है, आपेक्षिक है। मतलब सब कुछ क्या है, सापेक्ष है, केवल समय को छोड़कर। मतलब समय है जो निरपेक्ष है, मतलब समय ऐसा चीज है जिसको हम अकेले भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी चीज अगर हमें पता करना है तो उसके लिए हमें दूसरी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे कि उन्होंने हमें ये बताया, बात को ध्यान से बाबू आप समझेंगे तभी जाकर कुछ हो पाएगा, बात को ध्यान से आप समझिएगा। जैसे सपोज डेट उन्होंने ये हमसे कहा कि ये एक रेखा है, उन्होंने एक मान लेते हैं सपोज डेट, अगर मैं समझाना चाहूँ ये एक रेखा है, मैं आपसे कहूँ कि ये बताइए ये जो रेखा है ये बड़ा है या छोटा है, मतलब अधिक लंबा है या कम लंबा है, तो आप नहीं बता पाएंगे। परंतु इसी के पास अगर हम एक और रेखा इस तरीके से खींच दें, अब मैं कहूं कि ये बताइए ये रेखा छोटी है या बड़ी है, तो अब आप इसके सापेक्ष देखकर बता देंगे कि ये वाली रेखा छोटी है, ये वाली बड़ी है। तो किसके सापेक्ष बताया आपने, इस वस्तु के सापेक्ष आपने बताया है। अगर इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक और रेखा खींच देता हूं और फिर मैं पूछूं कि ये बताइए ये रेखा बड़ी है या छोटी, तो आप कहेंगे कि इस वाली से तो बड़ी है परंतु नीचे वाली से ये ऊपर वाली से तो ये छोटी रेखा है परंतु नीचे वाली से बड़ी रेखा है। तो कह सकते हैं या नहीं, तो हम तुलना ही तो किए सापेक्ष, इसी का मतलब होता है आपेक्षिक। बट परेशान ना हो, अभी नहीं भी समझ में आ रहा है ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम आपको समझाएंगे। सबसे पहली बात आता है आपेक्षिक वेग का परिभाषा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी एक वस्तु का वेग, जब कोई भी एक वस्तु का, जब किसी एक वस्तु का वेग दूसरे वस्तु के सापेक्ष मापा जाता है तो उसे हम आपेक्षिक वेग कहते हैं। क्या कहते हैं जी, आपेक्षिक वेग कहते हैं। जब किसी एक वस्तु का जो वेग है वो दूसरे वस्तु के सापेक्ष मापा जाए तो उसे हम आपेक्षिक वेग कहते हैं। जैसे कि सपोज दैट कोई वस्तु है, ठीक है ना, कोई वस्तु है जो मान लेते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चल रही है, और कोई वस्तु फिर से एक ए है, ये एक बी वस्तु है, ये सपोज दैट मान लेते हैं कि ये चल रही है, ये भी चल रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है ना, ये बी वस्तु। तो इसका मतलब एक वस्तु का भी वेग 15 है, दूसरे का भी वेग 15 है। तो अगर हम यहाँ पे आपेक्षिक वेग निकालें ना, ए का आपेक्षिक वेग बी के तुलना में हम निकालें, ए का आपेक्षिक वेग बी के तुलना में निकालें तो क्या हो जाएगा कि ए का आपेक्षिक वेग बी की तुलना में क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी।
वी ए माइनस वी बी, तो इसकल टू क्या हो जाएगा, वी ए इसकल टू वी ए का मान भी 15 है और वी बी का भी मान 15 है इसकल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि एक के साथ मतलब ए का आपेक्षिक वेग बी के सापेक्ष क्या होगा, शून्य होगा। समझ रहे हैं, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, फिर भी इसका आपेक्षिक वेग शून्य होगा। किसके, क्योंकि देखिए दोनों एक साथ गति कर रहे हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। जैसे हम नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है कि रास्ते में मैं कभी जाता हूँ रोड पर, तो मैं देखता हूँ कि दो लड़के हैं, वो दोनों एक साथ साइकिल चलाते हुए या बाइक चलाते हुए बात करते हुए एक साथ चल रहे हैं, तो दोनों की स्पीड सेम होती है। तो जब दोनों की स्पीड सेम है और वो चल रहे हैं, तो एक बाइक के सापेक्ष दूसरे की जो गति होगी वो शून्य होगी, क्योंकि दोनों का वेग जो है ना वो क्या है, एक ही है। तो उसीलिए हम कह रहे हैं कि जब किसी एक वस्तु का वेग दूसरे के सापेक्ष मापा जाता है, तो उसी वेग को आपेक्षिक वेग कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए एक और हम सरल शब्दों में भी इसको हम बताने का प्रयास करते हैं, शायद ऊपर से ना समझे तो नीचे से समझ लीजिए। यदि दो वस्तु, यहाँ पे वस्तु है जी, तो यहाँ पे कह रहा है यदि दो वस्तु एक साथ चल रही हो, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु की गति को मापना ही आपेक्षिक वेग कहलाता है। समझ रहे हैं, यदि दो वस्तु एक साथ चल रही हो, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु की गति का मापना, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से गति का मापना ही आपेक्षिक वेग कहलाता है। समझ रहे हैं, एक वस्तु का ये ए है और ये बी है, तो एक वस्तु का दूसरे के सापेक्ष इसकी गति का मापना कि ये कितने गति से स्पीड चल रहा है, इसकी गति का मापना ही आपेक्षिक वेग कहलाता है। आपेक्षिक वेग का फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी मैं आपको बता दूंगा, परेशान नहीं होंगे। सपोज दैट एक यहाँ पे सबसे पहली बात, आपेक्षिक वेग का फॉर्मूला होता है जो है, दो वस्तु है ए और बी, तो ए और बी मतलब आपेक्षिक वेग, ए का आपेक्षिक वेग होगा, ए के सापेक्ष बी का जो आपेक्षिक वेग होगा ना, वो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी होता है। यहाँ पे अगर दिशाएं, दोनों वस्तुओं की दिशाएं एक समान हो, तो वहाँ पे ए का जो वेग है अब बी के वेग का माइनस कर देते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, आपेक्षिक वेग का फॉर्मूला है वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अब ये परेशान ना हो, इसको भी हम समझाएंगे कैसे आया, ठीक है ना। सपोज थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे सपोज दो रेखाएं हैं, इससे थोड़ा सा आप जल्दी समझ पाएंगे, इसलिए मैं समझाना चाहूँगा। ये ऐसा टॉपिक है ना दोस्त, ये हार्ड टॉपिक है, इसको आप परेशान होकर या पेशेंस आपके पास नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा समझना, इसलिए पेशेंस रखिएगा, ठीक है ना, पेशेंस रखना है आपको। ये दो रास्ते हैं, सपोज डेट एक रास्ता है यहाँ पे, इस रास्ते पर सपोज डेट ये एक रास्ता है, इस रास्ते पर ये एक वस्तु है जो यहाँ पे स्थित है, जो है मान लेते हैं सपोज डेट ये ए वस्तु है, ये एक रास्ता है, इस पर भी एक वस्तु है, ये यहाँ पे है, ये बी है। सपोज डेट ऐसा मान लेते हैं ये एक रेलगाड़ी है, ये भी एक रेलगाड़ी है, तो ये एक रेलगाड़ी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। ये एक रेलगाड़ी है, एक और ये भी रेलगाड़ी है जो है बी। सपोज देखिए ये एक रेलगाड़ी है, कोई अलग प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई है, इससे 10 किलोमीटर बाद दूसरा एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे एक ये गाड़ी रुकी हुई है जो है बी। सपोज डेट मान लेते हैं यहाँ पे ये जो है, तो इसकी स्थिति को हम x1 मान लेते हैं, इसकी स्थिति को हमने x1 मान ले लिया, और इसकी प्रारंभिक वेग जब यहाँ पे रुकी हुई है तो ये प्रारंभिक वेग शून्य होगा ना, मतलब समय शून्य है ना, शून्य समय लेंगे तो x1 0 हमने ले लिया। इसको हम मान लेते हैं कि इसकी स्थिति x1 x2 0 हमने ले लिया, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये गति थोड़ी ना कर रही है, तो इसलिए x2 0 हमने ले लिया। अब सपोज डेट अब ये गति करना स्टार्ट किया, सपोज डेट ये चलना स्टार्ट किया, तो सपोज डेट ऐसा हम मान लेते हैं कि इसका जो वेग है वो भी ए हमने मान लिया कि ये जो रेलगाड़ी है ये भी ए वेग से चल रही है, और जो बी रेलगाड़ी है ये भी स्टार्ट किया तो ये भी बी वेग से ये गति कर रहा है।
और ये सपोर्टेड ऐसे हमने मान लिया कि ये t समय तक गति किया, t समय तक ये गति करते हुए आगे बढ़ा, और ये भी जो b रेलगाड़ी है ये भी t समय तक गति करते हुए आगे बढ़ा। और t समय के बाद जब ये वस्तु है, ये रेलगाड़ी यहाँ पे पहुँच गया जो है यहाँ पे a, और ये जो b रेलगाड़ी है वो यहाँ तक पहुँच गया जो है b। ठीक है ना। अब ये देखिए, ये पहली इसकी प्रारंभिक स्थिति थी, अब ये क्या हो गया, इसकी अंतिम स्थिति हो गया। तो इसको हम क्या ले लेंगे, अंतिम स्थिति को x1 और यहाँ पे t ले लेंगे। देखिए समय पहले शून्य लिया था, अब t समय तक चलाना था इसलिए t हमने ले लिया x1 t। अब यहाँ पे x2 0 लिया था, ये t समय तक चला है तो इसकी ये स्थिति क्या हो जाएगी, x2 t हो जाएगा। x2 t हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर हम ए, सबसे पहले ए जो रेलगाड़ी है, मतलब ए कोई पिंड है, इसका अगर हम वेग निकालें तो यहाँ पे हम लिखते हैं, बात को समझिएगा, सभी फॉर्मूले आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम करेंगे और यहाँ पे समझना भी है। यदि ए का अगर हम वेग निकालें तो ए पिंड का, ए पिंड ही मान लेते हैं, रेलगाड़ी ऐसे आप समझ सकते हैं बट पिंड बने वस्तु हम मान लेते हैं। तो ए पिंड का वेग हम निकालें तो ए पिंड का वेग क्या हो जाएगा, भी ए हो जाएगा। तो भी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पिंड का वेग इक्वल टू क्या होगा, मतलब क्या हो जाएगा, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, और बाई टी होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है ना। तो यही हम क्या कर देंगे, अंतिम स्थिति क्या है x1, यहाँ पे हम लिख देंगे भी ए इक्वल टू x1 t और माइनस x1 0 और बाई t हो जाएगा। ये आप समझ रहे हैं कैसे हुआ, अरे वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है तो अंतिम विस्थापन बटे माइनस प्रारंभिक विस्थापन बाई टी हो जाएगा। तो ये हमने लिख लिया है, ए का वेग हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है ना, ए का हमने सबसे पहले क्या लिखा है, ए का वेग हमने यहाँ पे लिख लिया। इसी प्रकार अगर बी जो रेलगाड़ी है या पिंड है, इसका वेग निकालें तो ये तो ए का हमारा क्या हो गया है, ए का वेग हो गया। अगर हम बी का पिंड का निकालें, बी पिंड का वेग अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भी बी। अब भी बी इक्वल टू x2 t माइनस x2 0 बाई क्या हो जाएगा t। वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, ये विस्थापन में परिवर्तन है या स्थिति में परिवर्तन हम कह सकते हैं। तो ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 2 नहीं, मतलब ये हमारा दूसरे पिंड का वेग है। तो ये ए पिंड का वेग, ये दूसरे पिंड का क्या है, वेग है। तो सबसे पहले हम इन दोनों पिंडों का सबसे पहले क्या निकाले हैं, वेग हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब इन दोनों पिंडों का वेग हमने निकाल लिया तो हमें इन दोनों का आपेक्षिक वेग निकालना है। तब हम लिखते हैं, तब अगर हम इन दोनों का, मतलब यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा, ए वस्तु है इसका केवल हमने वेग निकाला है, फिर बी वस्तु है इसका वेग निकाला है, हमें निकालना क्या है, आपेक्षिक वेग। ए वस्तु का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग निकालना है। तो आपेक्षिक वेग के लिए फॉर्मूला भी ए बी इक्वल टू भी ए माइनस बी बी दिया गया है। मतलब क्या है, तब आपेक्षिक वेग दो वस्तु है ना, तो अगर भी ए बी, आपेक्षिक वेग का फॉर्मूला होता है भी ए माइनस भी बी, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा। भी ए माइनस भी बी फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये समझ रहे हैं, भी ए माइनस भी बी, इसका मतलब ये है कि ए वस्तु का बी के सापेक्ष हम वेग निकाल रहे हैं। मतलब इसका वेग हमें ज्ञात करना है और इसके सापेक्ष हम ज्ञात कर रहे हैं। तो ए वही लिखा गया है, ए वस्तु का बी के सापेक्ष वेग हम ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात होगा, ए वस्तु का जो वेग है वो बी वस्तु के वेग से हम घटा देंगे। ठीक है ना, मतलब ए वस्तु के वेग में से बी वस्तु को घटा देंगे, बी वस्तु का जो वेग है उसको घटा देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा। परंतु ये फॉर्मूला कब होगा, जब दोनों की दिशाएं एक समान हो।
यदि दिशाएं अलग अलग होंगी तो वहां के लिए फॉर्मूला जो होता है वो अपोजिट होता है, उस पर अभी हम बात कर लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों की दिशाएं किस ओर हैं, इस ओर हैं, याद रखेंगे इन दोनों की दिशाएं इस ओर है, इसीलिए ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो इस फॉर्मूले पर अगर हम मान रखें, तो अगर हम मान रखते हैं तो देखिए क्या मिलता है बाबू, भी ए बी, ये क्या हम ज्ञात कर रहे हैं, ए वस्तु के सापेक्ष, मतलब ए वस्तु का पिंड ए का बी के सापेक्ष वेग हम ज्ञात कर रहे हैं, वेग को ही आपेक्षिक वेग कहते हैं। तो ए का वेग, ए का बी के सापेक्ष वेग हम ज्ञात कर रहे हैं। तो अब देखिए भी ए का वैल्यू हमने यहाँ पे ज्ञात किया है, भी ए का वैल्यू है x1t माइनस x2 0/t, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू है x1t माइनस x1 0, अब बाई क्या है t है, तो t हमने लिख दिया, फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख दिया। अब भी बी का वैल्यू है जो है x2t माइनस x2 0, अब बाई क्या है t है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब बाबू बात को समझिएगा, अब अगर हम इसका भी ए बी, अगर हम इन दोनों का लसा ले लेते हैं तो ये हो जाएगा t, इस t से ये t कैंसिल, तो ये 1 एकम में 1 हो जाएगा, तो ये टोटल लिख देंगे ऐसे ही, तो x1t हो जाएगा माइनस x1 0 हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये अंदर वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, तो ये x2t हो जाएगा, और ये प्लस हो गया, ये यहाँ पे x2 0 हो जाएगा, ये हमारा हो गया इतना, ठीक है ना। उसके बाद अब हम क्या कर लेंगे, अब बाबू हम करते ये हैं कि देखिए यहाँ पे जो t वाला है, देखिए एक t वाला ये है, एक t वाला, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं और 0 वाले को एक साथ लिख देते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो भी ए बी इक्वल टू पहले x1 और t, और फिर से यहाँ पे माइनस x2t है ना, तो x2t ये है ना, तो इसको हम सबसे पहले एक कोष्ठ में कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे देखिए अब x1 0 और x2 0 है, तो x1 0 में से माइनस को अगर हम कॉमन करते हैं ना, तो माइनस को अगर हम कॉमन कर लें तो ये x1 0 ये तो पॉजिटिव हो जाएंगे, बट ये जो प्लस वाला है ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x2 0 हो जाएगा, ये हमारा हो गया। और नीचे समय है तो समय से हम भाग दे देंगे, तो ये हमारा सबसे अंतिम ये क्या आ गया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ए क्या वेग, मतलब ए का बी के सापेक्ष जो आपेक्षिक वेग का ये फॉर्मूला आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो x1t और x2t क्या है, ये है अंतिम स्थिति या अंतिम विस्थापन, और ये क्या है x1 0 और x2 0 प्रारंभिक विस्थापन है, और समय क्या है t है। अगर मैं दिखाऊं x1t और x2t क्या है, देखिए ये जो वस्तु था जब यहाँ पे पहुँचा था, मतलब अंतिम स्थिति क्या था, x1t था, तो अंतिम यही स्थिति मतलब क्या है, अंतिम विस्थापन ये है, क्योंकि सीधी रेखा है तो अंतिम विस्थापन ये है। और ये भी इसका देखिए x2t क्या है, b का अंतिम विस्थापन है, तो इसका मतलब a और b का दोनों का ये दोनों अंतिम विस्थापन है, x1t और x2t। तो यही हम कह रहे हैं कि x1t माइनस x2t ये क्या है, अंतिम विस्थापन में परिवर्तन है। और ये x1 0 और x2 0 क्या है, ये देखिए x1 0 और x2 0 ये इसकी प्रारंभिक विस्थापन है। तो ये इसको अगर हम अच्छे से लिख दें, अगर हिंदी में लिखें तो a का जो आपेक्षिक वेग होगा, अगर हम इसको अच्छे से लिखें कि भी ए बी इक्वल टू हिंदी में लिख दें तो ये क्या हो जाएगा कि अंतिम विस्थापन, ये क्या हो जाएगा, अंतिम विस्थापन माइनस क्या हो जाएगा, प्रारंभिक विस्थापन, अब बटे क्या हो जाएगा, बटे समय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया जी। तो ये आप याद रखिएगा, यही फॉर्मूला हमें याद रखना है।
तो ये हमारा ए के साथ मतलब ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग का ये फॉर्मूला है। ये ए का बी के सापेक्ष वेग का ये फॉर्मूला है, इसी को आपेक्षिक वेग कहते हैं। ठीक है ना। मोस्टली आपको इजी तो न्यूमेरिकल नहीं देता है, बट इजी न्यूमेरिकल में ऐसा कोई दे सकता है। जैसे कि आपको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एक वस्तु है, जैसे ऐसे न्यूमेरिकल तो देता नहीं है, अगर कोई आपसे पूछ ले नॉर्मल तो आप बता दीजिएगा। जैसे ये एक वस्तु है ए, ये गति कर रहा है सपोर्टेड 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और ये बी वस्तु है, ये गति कर रहा है सपोर्टेड 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये बताइए ए का आपेक्षिक वेग बताइए, तो ए का आपेक्षिक वेग अगर आप बताना है, दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, दोनों एक दिशा में, याद रखेंगे एक दिशा में गति कर रहे हैं, गति करते हैं, दोनों यदि एक दिशा में गति करते हैं तो क्या कीजिएगा, ए का यदि आपेक्षिक वेग निकालना है तो आपेक्षिक वेग भी ए बी लिखिएगा, मतलब ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा भी ए माइनस भी बी होता है, ये होता है जी। ठीक है ना, भी ए माइनस भी बी। तो अब आप क्या करेंगे, ए का वेग कितना है 15 किलोमीटर, तो ये आप लिख दीजिएगा 15 किलोमीटर, और बी का वेग कितना है 10 किलोमीटर, तो ये लिख दीजिए 10। तो ये अगर निकालेंगे तो कितना आ गया 5 आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा भी ए बी। तो ये हमारा भी ए बी का वैल्यू आ गया, भी ए का वैल्यू आ गया, मतलब ये क्या आ गया, ए का आपेक्षिक वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ए का वेग आपेक्षिक वेग आ गया। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले की सहायता से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। परंतु यही क्वेश्चन घुमा दे, ऐसा कह दें कि एक वस्तु का मतलब ए का वेग जो है वो क्या है, ए का जो वेग है वो 15 किलोमीटर है, अब v का वेग है वो 10 किलोमीटर है, परंतु इनकी जो दिशाएं हैं ना वो अलग हैं। सपोज डेट ये इधर चल रहा है, अब कोई ये जो पिंड है सपोज डेट इधर ना गति करके, ये जो b वस्तु है, ये जो b वस्तु है ये इधर गति कर रहा है, इधर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो दोनों का अगर दिशाएं अलग अलग होना, दिशा यदि अलग हो, दिशा अलग हो तो यहाँ पे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। वहाँ पे फॉर्मूला ए का ही यदि आपेक्षिक वेग निकालना है तो भी ए प्लस भी बी कर देंगे। समझ रहे हैं, भी ए प्लस भी बी मतलब सिंपल सी बात है। सपोज डेट कोई वस्तु है जो एक इधर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, और जो ये बी वस्तु है ये इधर जस्ट इसके विपरीत कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, इधर गति कर रहा है, ये इधर गति कर रहा है। तो उसके लिए क्या है, भी ए बी इक्वल टू भी ए प्लस बी बी हो जाएगा। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे पॉजिटिव था, मतलब दिशा यदि एक दूसरे के जस्ट विपरीत हो तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो उस समय पर आपेक्षिक वेग के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अगर इस पर रखें तो भी ए बी इक्वल टू, भी ए का वैल्यू है 15 और भी बी का 10, तो 15 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो यदि दिशाएं एक दूसरे की दिशा मतलब एक दूसरे की दिशा इक्वल हो, समान हो, तो वहाँ पे ये हम फॉर्मूला लगाते हैं, और दिशा यदि एक दूसरे के जस्ट विपरीत हो तो वहाँ पर ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। हालांकि इतने मतलब इजी न्यूमेरिकल 11th में तो पूछता है, 11th में तो ऐसे ही पूछेगा, परंतु अगर हायर लेवल में आप नीट की, जेई का, ठीक है ना, IIT का इस तरीके से एग्जाम देते हैं तो उसमें हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे एक कंडीशन मैं बता दूं, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, ये तो मैं आपको समझाने के तौर पे अभी हमने आपको बताया है, ठीक है ना। ये तो हमने ओनली आपको समझाने के तौर पे हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अदरवाइज ये तो न्यूमेरिकल इतना इजी तो आपसे पूछेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नहीं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना इजी न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, हाँ छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेगा। अब यहाँ पे 3 कंडीशन होते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। 1 मिनट थोड़ा सा दे दीजिए। चलिए जी, सही वीडियो बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन होते हैं आपेक्षिक वेग का, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। कंडीशन, स्पेशल कंडीशन,
यहाँ पे स्पेशल कंडीशन में 3 बातें होती हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पे ये जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है, एक वस्तु का वेग है, दूसरे वस्तु का वेग है। यदि एक वस्तु का जो वेग है va, यदि v से अधिक हो, मतलब इसका वेग अधिक हो इसका कम हो, ठीक है ना। तो ये कंडीशन पहला अगर ऐसा हो जाए कि a वस्तु का जो वेग है वो अधिक होगा b वस्तु के वेग से, मतलब ये वाला वेग है ये कम अगर अधिक हो जाए, तो उस समय पर होगा ये ना कि देखिए आप ही सोचिएगा कि बाबू अगर इस वस्तु का वेग अगर मान लेते हैं 15 है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। इस वस्तु का वेग है मान लेते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए अगर हम आपेक्षिक वेग निकालेंगे ए वस्तु का तो 15 माइनस 10 कर देंगे, दोनों की दिशाएं इक्वल है तो 10 में से 15 में से 10 गया मतलब 5, तो 5 प्लस में आया कि नहीं, प्लस में आया ना। तो इसका मतलब सबसे पहली बात कि इसका अगर आपेक्षिक वेग ए का बी के सापेक्ष जो आपेक्षिक वेग आएगा वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब क्या आता है, पॉजिटिव का मतलब है धनात्मक आएगा। प्लस में 5 कैसे आया था, प्लस में 5 आया था ना, तो इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव आने का मतलब है यहाँ पे ये एक चीज नोट याद करेंगे, इसका मतलब एक बार, मतलब जो ए वस्तु है ना, पिंड ए जो है, पिंड ए बी को एक बार ओवरटेक करेगा, ओवरटेक करेगा, एक बार ओवरटेक करेगा। ओवरटेक का मतलब क्या है कि यदि इस वस्तु का वेग 15 है, इसका 10 है ना, तो ये वाला वस्तु इस पिंड को एक बार पार कर लेगा, एक बार इसके पार कर लेगा। एक बार पार कर लिया तो उसके बाद फिर से ये तो पीछे ही ना हो गया, तो एक बार ये पार कर सकता है। उसके बाद इसका वेग बढ़ेगा तब ना, और जब वेग ही नहीं बढ़ेगा तो ये तो बहुत आगे निकल जाएगा। तो एक बार ये ओवरटेक करेगा, ओवरटेक का मतलब उससे आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया ना, वही बात लिखे हैं नोट्स में। तो ये सभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है बाबू। अब आपको है कि आप कितना समझ रहे हैं। ये पहले कंडीशन था। दूसरा कंडीशन सपोर्टेड इसके जस्ट अपोजिट कि बी का जो वेग है वो अधिक है, भी मतलब सिंपल सा अगर कहें तो भी ए और भी बी, मतलब दूसरे पिंड का जो वेग है ना, दूसरे पिंड का जो वेग है वो अधिक हो पहले पिंड के वेग से, मतलब बी का जो वस्तु का वेग है वो अधिक है दूसरे वस्तु के वेग से। तो वहां पे कंडीशन क्या होगा, ये हमारा पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन। अब इसमें बी वस्तु का वेग अधिक होगा, तो बी वस्तु का वेग अधिक होगा, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि ए वस्तु का जो आपेक्षिक वेग होगा ना, ए वस्तु का जो आपेक्षिक वेग होगा वो निगेटिव आएगा। वो क्या आ जाएगा जी, वो निगेटिव आ जाएगा। अब निगेटिव मतलब क्या है, ऋणात्मक मान आएगा। जैसे मान लेते हैं सपोर्टेड इसका वेग मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि इसका 15 है और इसका सपोर्टेड मान लेते हैं 20 है। अब बी वस्तु का वेग अधिक है, इसका कम है, तो अगर हम दोनों की दिशाएं इक्वल हैं तो भी ए बी इक्वल टू क्या होगा, भी ए माइनस भी बी, यही तो फॉर्मूला होता है ना। भी ए का वैल्यू है 15 और भी बी का वैल्यू है 20, तो 15 में से 20 चला गया तो -5 बचेगा कि नहीं बाबू। तो ये ऋणात्मक में मान आया ना, तो यही हम कह रहे हैं कि तब वैल्यू क्या आएगा, तब वैल्यू आएगा माइनस, मतलब माइनस में आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर माइनस में आता है तो इसका मतलब क्या है कि जब इसका वैल्यू, इसका वेग अधिक है तो ये धीरे धीरे आगे निकल जाएगा, ये तो बहुत आगे निकल जाएगा, ये पीछे ही रह जाएगा। तो इसका मतलब जो ए वस्तु है बी वस्तु को कभी भी ओवरटेक नहीं करेगा, मतलब कभी भी नेवर, कभी भी ओवरटेक नहीं करेगा, कभी भी ओवरटेक नहीं करेगा। और तीसरा यहाँ पे एक और चीज आता है, तीसरा कंडीशन जो कि यहाँ पे लिख देते हैं, यदि ए वस्तु का जो वेग है वो बी वस्तु के वेग के बराबर हो, तो ए वस्तु का वेग है वो बी वस्तु के वेग के बराबर हो, तो वहाँ पे जो ए वस्तु का बी के सापेक्ष जो वेग होगा ना, वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप ही सोचिए, जब इन दोनों का वेग एक समान हो, इक्वल हो,
ठीक है ना, इसका भी 15, इसका भी 15, तो इसका मतलब कभी एक दूसरे को 15, इसका भी 15 है, इसका भी सपोज डेट 15 ही है, इसका भी 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसके लिए अगर हम निकालें VAB तो 15 माइनस 15 हो जाएगा कि नहीं, तो 15 15 माइनस 0 होगा कि नहीं। तो यही हम कह रहे हैं बाबू कि ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 होने का मतलब क्या है, 0 होने का मतलब क्या है कि एक वस्तु के सापेक्ष दूसरा वस्तु स्थिर होगा। जैसे नहीं हमने कहा था कि एक रोड पर दो लड़के हैं, वो दोनों बात करते हुए एक साथ चल रहे हैं बाइक चलाते हुए। कभी कभी मेरे ही दोस्त मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि बात करते हुए हम लोग निकल चलते हैं। तो ये करना तो गलत है, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं भी करता हूँ। मैं आज से सुधारने का प्रयास करूँगा कि ऐसा नहीं मैं 5 मिनट रुक कर बात कर लूँगा फिर मैं अकेले बाइक चलाते हुए निकल जाऊँगा। जैसे बाइक चलाने पर क्या होता है कि दोस्त मिल जाते हैं तो बात करते हुए एक साथ हम लोग चलते हैं, तो इस तरीके से एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो ऐसा आप भी नहीं करेंगे, ठीक है ना, मैं भी नहीं करूँगा, मैं अपनी बातों पर अमल करने का प्रयास करूंगा। हाँ, दूसरी बात जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि मैं भी एक स्पीड से चल रहा हूँ, मेरा दोस्त भी है वो भी एक स्पीड से चल रहे हैं, तो हम दोनों की जो क्या होगा, वेग होगा वो एक समान होगा। तो अगर दोनों हम एक समान वेग से गति कर रहे हैं तो एक गाड़ी की दूसरी गाड़ी के सापेक्ष स्थिर होगा, क्योंकि दोनों हम लोग का स्पीड क्या है, इक्वल है। इसीलिए दोस्त, तो इसका मतलब ए वस्तु का बी वस्तु के सापेक्ष क्या होगा, वेग होगा वो इक्वल होगा, 0 होगा। अदरवाइज ये था आपेक्षिक वेग, जितना हम डिटेल में जान सकते थे उसको हमने जानने का, बताने का पूरा प्रयास किया है आपेक्षिक वेग के बारे में। इतना जान लेते हैं, समझ लेते हैं, बहुत है, हार्ड टॉपिक है। मैं कहूँगा एक बार में पूरा अच्छे से समझ में अगर ना आए तो आप एक बार और वीडियो को 2 बार 3 बार इस तरीके से वीडियो को बार बार कभी कभी रिवीजन करके देखते हुए चलिएगा, ठीक है ना। एक बार में ये टॉपिक समझ में नहीं आता है ज़्यादातर, तो नोट डाउन कर लीजिए जितना समझ में आया, फिर आप कल देख लीजिएगा, एक बार और 2 बार देखेंगे ना तो कुछ अगर मान लेते 70% समझ में आ गया, 30% जो बचे हुए हैं दूसरी बार रिवीजन करेंगे, रिपीट करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जल्दी जाइए वहाँ से अपनी स्टडी कीजिए फिजिक्स का सीक्वेंस वाइज। कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आते हैं, उस टॉपिक का नाम अंत में चैनल का नाम लिखकर सर्च कर लीजिएगा। जैसे आपेक्षिक वेग ही पढ़ना है तो लिखिएगा आपेक्षिक वेग ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे वीडियो हमारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।